फार्मर्स प्रोटेस्ट 2 साल के बाद दोबारा भारत में शुरू हो गए हैं। जिस तरह के हालात 2021 के फार्म प्रोटेस्ट में हुए थे, लगता है वैसे ही हालात फिर से होने वाले हैं। कुछ फार्मर लीडर्स अधिकारों की बात करने के बावजूद भिंद्रन वाले और प्रो खालिस्तान सिंबल्स पहनकर घूम रहे हैं। बोल दें भी पाकिस्तान चले जाओ। हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। पाकिस्तान जुड़ जाने खालिस्तान बना के अपना। इनकी मांगे भी ऐसी है कि फुलफिल करना ही इम्पॉसिबल है। फसलों पर MSP चाहिए, 10,000 रूपए प्रति माह की पेंशन चाहिए बुजुर्गों के लिए, 700 रूपए मनरेगा में 200 दिनों के लिए चाहिए, बिजली बिल माफी चाहिए, डीजल सब्सिडी चाहिए। 2023 में भारत का पूरा बजट था 45 लाख करोड़, जो कि कुल सरकारी आमदनी से 6% अधिक है। फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं। किसान जो मांग रहे हैं उसका अतिरिक्त भार आता है 36 लाख करोड़। ऐसी मांगे सुनकर गवर्नमेंट भी सोचती होगी, मार ले भाई, मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होकर खड़ा हूं, मार ले मेरी। और ऐसी कुछ डेंजरस एलिमेंट्स होने के बावजूद इन फार्मर्स प्रोटेस्ट को दोबारा पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इन द मीनवाइल हैज कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट द फार्मर्स स्टिर। किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। तो हम MSP की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। तो एक नेचुरल सवाल उठता है कि जिस तरह 2021 के फार्म प्रोटेस्ट को एक टूल किट से सपोर्ट किया गया था, क्या 2024 इलेक्शंस के पहले एक नई टूल किट लॉन्च की गई है? और क्या जिस तरह पिछली बार मोदी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स के सामने घुटने टेक दिए थे, क्या वो दोबारा इन फार्मर्स से हार मानेंगे? आइए पता करते हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, इन फार्मर्स प्रोटेस्ट में और ओरिजिनल फार्मर्स प्रोटेस्ट में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्यों पोटेंशियली इसमें भी एक टूल किट इन्वॉल्व है, उसको जानने के लिए जरा ओरिजिनल फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा याद करते हैं। ओरिजिनल फार्मर्स प्रोटेस्ट नवंबर 26, 2020 को लॉन्च किए गए थे और उनकी डिमांड ये थी कि जो नए फार्म बिल्स गवर्नमेंट ने पास किए थे उनको वापस लिया जाए। इन फार्म बिल्स में बेसिकली 3 कानून थे। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, यानी इस बिल में किसान अपने फसलों को सीधा बाजार में बेच सकते थे बिना किसी मिडलमैन या मंडी के दबाव में आए। इससे किसानों को ये आजादी मिलती कि वो प्राइवेट मार्केट्स में जाके अपनी फसलों को बेचकर एक बेहतर प्राइस पा सके। दूसरा कानून था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल। इस बिल के अकॉर्डिंग किसान और बायर्स के बीच कैसा भी एग्रीमेंट बनाया जा सकता है जिसमें फसल के रेट्स और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस भी इंक्लूड की जा सकती है। और तीसरा कानून था एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, यानी कुछ एसेंशियल आइटम्स जैसे अनाज, दाल, तिलहन, खादी तेल, प्याज और आलू के प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और बेचने पर नियंत्रण कम किया जाता है। इन बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नवंबर 2020 में शुरू हुआ और नियरली 1 साल तक चला। इस प्रोटेस्ट ने नेशनल कैपिटल एरिया को खासकर बहुत इम्पैक्ट किया और दिल्ली के कई इंपॉर्टेंट आर्टीरियल हाईवेज को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया। सब्जी नहीं आ रहा है, पानी वाले नहीं आ रहे, बच्चे सब पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे। काफी वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म के साइंस भी देखे गए। Farmers breached security barricades with their tractors. The demonstrations coincide with India's Republic Day. और फाइनली 1 साल की इस दादागिरी के बाद मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन बिल्स को वापस लिया जाएगा। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन MSP वाला मुद्दा बेसिकली बीच में ही अटक कर रह गया। इवन दो सरकार ने फार्मर्स को प्रॉमिस किया था कि MSP को टच भी नहीं किया जाएगा। MSP का मतलब हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब कि सरकार फार्मर्स के अनाज और ग्रेन्स को परचेज करने का एक मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस फिक्स करती है। जब फार्मर्स को प्राइवेट बायर्स से कम रेट मिलते हैं तो फिर फार्मर्स वही अनाज सरकार को MSP पर बेच सकती है। तो 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट बिल लेने के बाद शांत हो गए थे। अभी बिल वापस नहीं आए हैं, लेकिन दोबारा फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और ये बात याद रखनी जरूरी है, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस हाईली इनफ, कि पूरे देश के फार्मर्स इन प्रोटेस्ट में नहीं जुड़े हैं। इन प्रोटेस्ट में 2021 में भी मेनली पंजाब और कुछ हरियाणा के फार्मर्स जुड़े थे और इस बार भी मेनली पंजाब के लैंड ओनिंग कास्ट के फार्मर्स हैं जिन्होंने इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। इन फार्मर्स के टोटल 12 डिमांड्स हैं, लेकिन टॉप 5 डिमांड्स ये हैं। Number 1, a law to guarantee MSP for all crops. You cannot sell a crop below this price. That's MSP.
Number 2, a full debt waiver for farmers. Number 3, pension for all farmers. Number 4, more compensation. They want 4 times the minimum price when their land is acquired. And number 5, India should exit the World Trade Organization, also scrap all free trade deals. अबे ये डिमांड है कि बिहार काडर के आईएएस अफसर का दहेज है बे, जो मन किया मांगे जा रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने से तो डिमांड्स हैं, बेचारे फार्मर हैं, सरकार मान क्यों नहीं रही है। देखिए इन डिमांड्स को जरा एग्जामिन करते हैं। पहला डिमांड फार्मर्स की ये है कि लोन्स माफ कर दिए जाए। अब 2008 में टोटल फार्मर लोन्स का वेवर जो था उसकी 52,000 करोड़ वैल्यू थी। Debts waived in 2008 for small and marginal farmers according to the government, 52,000 crore rupees that means had to be cleared. सेम अमाउंट 2017 में बढ़कर 81,264 करोड़ हो गई थी और अब बढ़कर वो अमाउंट कितनी हो गई होगी आप समझ जाइए। और फार्मर्स की जो डिमांड है वो क्यों इरेशनल है, क्यों अनरीजनेबल है और कैसे ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि आपको कंज्यूमर को बैंकरप्ट कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन फ्रेंड ऑफ द शो अजीत भारती ने दिया है। शाउट आउट टू अजीत भारती, चेक इट आउट। यदि आप 252 रुपए प्रति किलो गेहूं के एमएसपी को समर्थन दे रहे हैं, क्या आप 300 रुपए प्रति किलो आटा खरीदने को तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत है 18 रुपया किलो। भारत सरकार का एमएसपी है 22 रुपया प्रति किलो। आपके आटे का दाम है 35 से 40 रुपया प्रति किलो। कभी सोचा है कि सरकार किसके पैसे लेकर किसानों से ये फसल खरीदेगी? मूल्य यदि 10 गुना बढ़ता है तो कौन अपनी जेब से इतना पैसा डाल करके खाद्य सामग्रियां खरीदेगा? सरकार यदि घाटा सहकर बाजार में बेचेगी तो घाटा किसका? बात राजनीतिक नहीं है, सामान्य बुद्धि विवेक का। तो मेरा सवाल उठता है कि भाई इतने पे क्यों रुक रहे हो? पंजाब के फार्मर्स को तो मैं कहता हूँ कि अपनी शादियों का खर्चा भी गवर्नमेंट से ले लो, नया पासपोर्ट बनाने का जो खर्चा है और कनाडा के वीजा लेने का जो खर्चा है वो भी गवर्नमेंट से डिमांड करो। इतने पे क्यों रुक रहे हो? मैं तो कहता हूँ पंजाब से डायरेक्ट कनाडा का अंडरग्राउंड टनल बनवाना डिमांड करो। अगर ये टनल बनाकर गवर्नमेंट नहीं देती है तो इसका मतलब कि इस गवर्नमेंट को फार्मर्स की बिल्कुल कदर नहीं है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा एक्सपेंडिचर ये फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं तो डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बचेगा? तंबूरा। और अगर गवर्नमेंट को फार्मर्स की ये मांग पूरी करने के लिए इनकम जनरेट करनी पड़ेगी तो उनको डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका डायरेक्ट असर आपके ऊपर यानी कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। और 2021 की तरह ही फार्मर्स के प्रोटेस्ट करने का भी तरीका कुछ इंटरेस्टिंग है। ट्रैक्टर तो ऐसे चला रहे जैसे सलमान भाई अपनी गाड़ी चलाते हैं। जो ड्रोन्स पुलिस इन प्रोटेस्ट को मॉनिटर करने के लिए उड़ा रही थी, उन ड्रोन्स पर भी हमला किया जा रहा है। और पुलिस से बचने के लिए 2024 में 2021 के कंपैरिजन में फार्मर्स ने कुछ बहुत ही नायाब तरीके निकाले हैं। आप देखिए ड्रोन से डील करने का कितना यूनिक तरीका निकाला है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ और अगर प्रोटेस्टर्स ने हिंसा की और पुलिस ने अगर टीयर गैस चला दिया तो उसका भी रिस्पॉन्स है। ਕੋਲਗੇਟ ਆ ਚਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ब्लैक फेस तो सुना था, ये व्हाइट फेस पहली बार देख रहा हूँ। रोड्स फिर से ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। लेकिन लग रहा है कि 2021 के कंपैरिजन में 2024 में जो आम इंसान है, जो आम पब्लिक है भारत की, वो इन प्रोटेस्ट से शायद थोड़ी तंग हो चुकी है। मैडम आप गाली क्यों निकाल रहे हो? आप हमारे को रोक क्यों रहे हो? तो अब जब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं तो मैंने ये क्यों कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर एक नई टूल किट ऑपरेशन में आ गई है। क्या है ये टूल किट? देखिए जब 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे तो बहुत क्लियरली इसको कोऑर्डिनेट करके इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए और इंडिया को एक बुरी लाइट में दिखाने की कोशिश की गई थी। जब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने एक्सीडेंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक टूल किट को लीक कर दिया था, जिसमें काफी डिटेल में दिखाया गया था कि किस तरह के हैशटैग्स ट्रेंड करने हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को फैशिस्ट दिखाना है और किस तरह से सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करना है इंडियन गवर्नमेंट पर अटैक करने के लिए। और याद कीजिए कि उसके बाद पॉप सिंगर रिहाना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में ट्वीट किया था। महान सोशल वर्कर मिया खलीफा जी ने भी ट्वीट किया था। यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस की नीस मीना हैरिस ने भी ट्वीट किया था। लेकिन इस टूल किट के पीछे एक ईवल हाथ भी था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो टूल किट ग्रेटा थुनबर्ग ने एक्सीडेंटली लीक की थी, उस टूल किट को बनाने में प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस का भी हाथ था। उसके बाद आप देखिए कि इन फार्मर्स प्रोटेस्ट का बहाना करके इंडिया के बाहर इंडियंस के ऊपर खालिस्तानियों ने अटैक किया था। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एक प्रोटेस्ट में खालिस्तानी झंडे दिखाए गए थे और उन्होंने एम्बेसी पर भी अटैक किया था। सैन फ्रांसिस्को में भी इंडियन एम्बेसी पर अटैक किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें किसान आंदोलन का खालिस्तान
खालिस्तानियों से डायरेक्ट लिंक की बात की गई थी। अमृतपाल सिंह और परमजीत सिंह पम्मा जैसे खालिस्तानी रेडिकल प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को भी बहुत प्रोमिनेंट बनाया गया था फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद। तो क्लियरली जो पहला फार्मर्स प्रोटेस्ट था वो एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड इवेंट था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए। और अब लग रहा है कि उसी तरह की कोऑर्डिनेशन, उसी तरह की प्लानिंग दोबारा की जा रही है 2024 के इलेक्शंस के पहले इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जो हमारे किसान बंधु हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ओपनली भिंद्रनवाले की टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं और मोदी गवर्नमेंट को गिराने की बातें कर रहे हैं। और मैं बार बार भिंद्रनवाले को मेंशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि याद रखिए भिंद्रनवाले कौन था। जे साडी बस 5 वजे ना छड्डी ते 5000 हिंदुओं ਨੂੰ 1 घंटे च वडांगा। भिंद्रनवाले एक सिख आतंकवादी था जिसके फॉलोअर्स ने सैकड़ों हिंदुओं और सिखों का मर्डर किया था, जो उसके एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट मैसेज से अग्री नहीं करता था। उसके फॉलोअर्स ने सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं मारा था बल्कि बहुत रिस्पेक्टेड और सिख फिगर्स को भी अटैक किया था। ज्ञानी प्रताप सिंह जो 80 साल के एक बड़े प्रसिद्ध सिख स्पिरिचुअल लीडर थे, जो अकाल तख्त के जत्थेदार भी रह चुके थे। ज्ञानी प्रताप सिंह ने भिंद्रनवाले को अटैक किया था कि वो अकाल तख्त जैसे पावन एरिया में बंदूक और बारूद इकट्ठा कर रहा है। इतनी सी बात पे ज्ञानी प्रताप सिंह का खून कर दिया गया था। भिंद्रनवाले नामधारी सिख जैसे दूसरे सिख सेक्ट्स को काफिर की तरह मानता था, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मुस्लिम्स हिंदूज को काफिर मानते हैं। भैया सिखिज्म जैसे धार्मिक रिलीजन में काफिर वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया यार? इस तरह की बकचोदी को देखकर तो साउथ दिल्ली की लावण्या की याद आती है, जो कि जब अमेरिका में इलेक्शन हुए थे 2016 में, तो वो दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ परेड निकाल रही थी कि #NotMyPresident। अरे मैडम, सबको पता है कि ही इज नॉट योर प्रेसिडेंट। आप ग्रेटर कैलाश में रहती हैं, इतना क्यों उछल रही हैं? इस तरह के एंटी सिख और एंटी हिंदू आतंकवादी को सपोर्ट किया जा रहा है। उसके ऊपर से याद रखिए, मैंने कहा था कि इन फार्मर्स प्रोटेस्ट को मेनली पंजाब के लैंड ओनिंग कास्ट के फार्मर्स सपोर्ट कर रहे हैं और उनके बारे में एक चीज इग्नोर की जा रही है मेन स्ट्रीम में, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंजाब में मेनली एक कास्ट है जो डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट है और वो है जट सिख्स की कास्ट। पंजाब में जट सिख्स की पॉपुलेशन 20 to 25% है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% लैंड ओन करते हैं। उसको कंपेयर कीजिए आप पंजाब की दलित पॉपुलेशन से, जो कि 32% है, लेकिन सिर्फ 3.5% प्राइवेट फार्म लैंड ओन करते हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो सजेस्ट करते हैं कि दलित सिर्फ 0.72% पंजाब की कल्टिवेटेड लैंड को ओन करते हैं। और जट सिख कम्युनिटी किस तरह से दलितों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करती है वो भी हमें याद रखना चाहिए। सिक्खी ते जट्टां ने कब्जा कीता है, कहंदे साडा परिवार है। हम सिख हैं और इन लोगों ने कभी भी हमको सिख नहीं माना। कुछ जगहों पे तो हालत इतनी बुरी है पंजाब में कि दलित सिख जो है वो सिखिज्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस डिस्क्रिमिनेशन से निजात पाने के लिए। अकाल तख्त हेड ज्ञानी हरप्रीत सिंह had alleged that Christians are converting Sikhs in border villages. So a man without Christ cannot expect to have spiritual understanding. According to the commandment of my Lord Jesus Christ, to baptize them those who are believing, I baptize Simranjit Singh as Samuel. और आरएसएस जैसी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सिखों को क्रिश्चियनिटी से वापस सिखिज्म में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन हमारे देश में भीम आर्मी है और एंटी कास्ट क्रूसेडर्स हैं जो इस जट सिखों की फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी जो पंजाब में रैम्पेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको वैसे ही इग्नोर किया जा रहा है जैसे इंडियन शादी के बफे में सैलड को इग्नोर किया जाता है। सैलड भी सोचता होगा शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। अब आप सोचिए कि जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन पंजाब के जट सिख दलितों के साथ वहां करते हैं, वैसा कोई हिंदू ब्राह्मण कास्ट कर रहा होता तो वही भीम आर्मी वाले और वही एंटी कास्ट क्रूसेडर्स जो इनको इस समय सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते कि भाई इस ब्राह्मण कास्ट को इंटरनेशनल वॉर ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहिए और नाज़ी से भी बुरी सजा सुनानी चाहिए। लेकिन भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। सेक्युलर प्रणाम। और इसी किसान मूवमेंट में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें भारत के साथ नहीं रहना, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते, जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे और खालिस्तान बनाएंगे, खालिस्तान बना दो, पाकिस्तान बना दो, जो कहते हैं उन्हें आजाद पंजाब चाहिए, आजाद पंजाब चाहते साझा पंजाब, जो मोदी पर अटैक करने की बात करते हैं। मोदी का रोड़ा बना के जावा। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। सवाल ये उठता है कि इतने सारे बयान आ रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट में से इस तरह के, इनको वाइडली क्यों नहीं कंडेम किया जा रहा बाय द मीडिया एस्टैब्लिशमेंट? क्यों नहीं कंडेम किया जा रहा बाय द एंटी कास्ट क्रूसेडर्स? देखिए, इनकी डिमांड्स को देखकर तो ये लगता है कि इनको एक्चुअली मुद्दों की बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर इनको मुद्दों की बात करनी होती तो ये किस तरह का बेहुदा निगोशिएशन कर रहे हैं? इस तरह के अनरीजनेबल डिमांड ये क्यों करते जिस डिमांड को पूरा करने में गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट हो जाएगी और भारत का कंज्यूमर बैंकक्रप्ट हो जाएगा? अगर मुद्दों की बात करनी होती तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर को धमकियां देते, देश के टुकड़े करने की
बातें करते, भिंद्रनवाले को सपोर्ट देते। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि आप प्रमोशन की निगोशिएशन करने के लिए अपनी बॉस के साथ एक मीटिंग में जाते हैं और अपने बॉस को कहते हैं कि बॉस मेरी सैलरी 60,000 रुपीज पर मंथ से बढ़ाकर 3 करोड़ पर मंथ कर दो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ना सिर्फ मैं नौकरी छोड़ दूंगा बल्कि आपके ऑफिस में आग भी लगा दूंगा। एंड जैसे जैसे हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आ रही है वैसे वैसे देखकर लग रहा है कि यहाँ 2021 की तरह ही दोबारा एक टूल किट डेवलप की गई है, क्योंकि आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 16 नवंबर को दीपेंद्र हुडा, जो कि हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, ये किसान आंदोलन के ऑर्गेनाइजर रमनदीप सिंह मान से मुलाकात करते हैं और आने वाले चुनाव के लिए योजना की तैयारी करते हैं। इसके एक हफ्ते बाद ही रमन सिंह मान हरियाणा में किसान आंदोलन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद दीपेंद्र हुडा हरियाणा में भी किसान आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कैसे आने वाले किसान आंदोलन के लिए लोगों को संगठित किया जाए। दीपेंद्र हुडा के साथ मीटिंग के बाद 11 दिसंबर को रमनदीप सिंह मान दूसरे सो कॉल्ड फार्मर लीडर्स से मिलते हैं। इसी तारीख को शाम में इनकी एक मीटिंग होती है जिसमें ये लोग दिल्ली चलो आंदोलन की नींव रखते हैं। इस मीटिंग में गुरमीत मंगत भी शामिल होते हैं, जो खुद एक समय पर कांग्रेस के पुराने सदस्य रह चुके हैं और अब ये फुल टाइम अन्नदाता बन चुके हैं। इसके 2 हफ्ते के बाद रमनदीप मान की मुलाकात दिग्विजय सिंह और पवन खेरा जैसे प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर से होती है और 4 दिन के बाद यानी 30 दिसंबर को रमनदीप सिंह फेसबुक पर ऑफिशियली दिल्ली कूच की अनाउंसमेंट करते हैं। 8 जनवरी को रमनदीप सिंह की मुलाकात हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुडा से होती है। भूपेंद्र हुडा जो कि दीपेंद्र हुडा के पिताजी हैं, और इसके जल्द बाद ही ये आंदोलन पंजाब में काफी तेजी से फैलने लगता है और इस आंदोलन को फैलाने में खुद आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार सपोर्ट करती है। पाकिस्तान दे नाल कर लेंदे अपनी संधि। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। याद रखिए, ये वही पंजाब सरकार है जिसने इलेक्शन के टाइम पर प्रॉमिस किया था कि सरकार बनते ही पंजाब के सारे फार्मर्स को एमएसपी दी जाएगी। जब 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਚ ਆਮ ਆਦमी पार्टी सरकार आऊगी, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ एक दाना चुकांगे, एमएसपी ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। और अब सरकार बन गई है तो एमएसपी दे दीजिए यार, आंदोलन की क्या जरूरत है। एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड किसान ताजवीर सिंह, जो असल में थोड़े खालिस्तानी सिंपथाइजर दिखते हैं, वो तो अब यहाँ तक बोल रहे हैं कि किसान जो हैं वो आंदोलन करके ऑपोजिशन पार्टीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान मजदूर सब की लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नूह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। मुझे तो लगा कि ये किसानों की लड़ाई है। चलिए अच्छा है, राहुल गांधी को इतनी तो समझ आ गई है कि उनसे इलेक्शन जीतना हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने इलेक्शन का काम जो है वो किसानों को आउटसोर्स कर दिया है। उसके बाद राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि वो अपनी भारत न्याय यात्रा को बीच में ही छोड़कर किसान आंदोलन में शामिल होंगे। आप समझ जाइए कि भारत न्याय यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही कितनी सक्सेसफुल चल रही होगी कि बीच यात्रा को छोड़ के ये दूसरे इवेंट में शामिल हो रहे हैं। और राहुल गांधी जी इतने प्रो फार्मर हैं, इतने फार्म इश्यूज के बारे में वो पैशनेट हैं कि उनको लाइव स्टेज पे एमएसपी क्या है और किसानों के मुद्दे क्या है उस पे ट्यूशन दी जा रही है। This is what it would be if Swaminathan formula is used, then how it should be. This is what it is currently. What should it be? And if Swaminathan formula was to be used, this is what it should. और अगर ऑपोजिशन पार्टीज मोबिलाइज हुई हैं इस टूल किट में, तो ऑब्वियसली मीडिया का भी एक सेक्शन मोबिलाइज हुआ है। कनाडा की मीडिया जो जब उनके फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर कर देती है, लेकिन इंडिया के किसानों के लिए उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा है। Police in India are using tear gas against protesters as farmers travel to New Delhi and demand guaranteed prices for their crops. ये तो वही बात हुई कि एक बंदा है जो अपने दोस्तों को गालियां देता है कि भाई उनका म्यूजिकल टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन खुद घर वापस आके बादशाह के गाने सुनता है। मेरे ऊपर ना एक मीम बनता है, जियान कोई एक कार्टून कैरेक्टर है, तो वो मतलब वो बहुत बेसुरा गाता है। अल जजीरा भी पूरी तरह से बिल्कुल किसानों के सपोर्ट में लग गया है। आरफा मैडम, जिनको राम मंदिर इनॉग्रेशन के समय पर हर रोज एक नया जख्म मिल रहा था, वो भी फुल पीड़ा के साथ लैंड ओनिंग जट कम्युनिटी के समर्थन में लग गई हैं। But you know, frankly, it's outrageous the way, in the name of security measures, the government of India is employing, you know, concrete blocks, barbed wires, water cannons, and even tear gas shells being dropped from the sky with the help of drones. I mean, for heaven's sake, farmers are not terrorists. और बाहर की मीडिया ही नहीं, हमारे देश की मीडिया का भी एक सेक्शन है जो मोबिलाइज हो चुका है। जब सो कॉल्ड अन्नदाता अपनी असलियत कैमरे पे दिखाने लगे तो कुछ रिपोर्टर कहते हैं कि भैया ये सब मत दिखाओ। कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कुल मिला के ये मत दिखाओ। जब एक अन्नदाता खुलेआम मोदी को मारने की बात कर रहे थे तो देखिए एक अनबायस पत्रकार क्या कहते हैं। तो जो
किसानों में एक उत्साह है वो आप देख ही रहे हैं। वाले तो इतना ओवर एक्साइटेड हो गए कि बोलने लगे कि आंदोलन जीवियों को दिल्ली घेरने से अच्छा है कि बीजेपी वोटर्स के घर को जाके घेरो। अब मेन सवाल उठता है कि ये प्रोटेस्ट 2021 की तरह ही डेंजरस क्यों है? देखिए 2021 की तरह ही ये क्लियर हो गया है कि इन प्रोटेस्ट में भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज काफी डीपली इन्वॉल्व हैं। उनकी प्लानिंग के साथ इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो क्लियर है कि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि गवर्नमेंट को और देश को डिस्टेबलाइज किया जाए। जैसा कि हमने देखा है कि इन प्रोटेस्ट में कुछ खालिस्तानी प्रो भिंद्रन वाले एलिमेंट्स भी हैं जिनको निकालने की बातें नहीं की जा रही हैं। भिंद्रन वाले दीप सिद्धू और अमृतपाल सिंह के पोस्टर्स लगे हुए हैं। मोदी को मारने की धमकी दी जा रही है खुल्लम खुल्ला। मोदिया जू अपने पिछे वेख ला अहीं की कुछ कीता ही छड्डे नहीं होए कोई भी। पाकिस्तान को ज्वाइन करने की धमकी दी जा रही है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके में जो खालिस्तान लॉबी है वो भी इनको सपोर्ट कर रही है। Now reports suggest that the FBI visited several Sikh activists in California, warning them that their lives are currently at risk. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ऑपोजिशन पार्टीज भी जानती हैं कि बिना कोई बड़ा इवेंट हुए इसके काफी अच्छे चांसेस हैं कि मोदी फुल मेजॉरिटी के साथ तीसरी टर्म में आएंगे। 335 is the current projection. The Prime Minister is heading for a third big win. He is the most popular world leader for a reason. तो कुछ बड़ा करने की जरूरत है और कुछ बड़ा करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की जरूरत है ताकि इस गवर्नमेंट को एक बुरे लाइट में दिखा सके और होपफुली इलेक्शन के रिजल्ट पर कुछ चेंज लाया जा सके। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। दिन साडे कोले थोड़े है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट वन मोर थिंग। ये प्रोटेस्ट आज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने भी एक तरह से इन प्रोटेस्ट को इनकरेज किया है। मैं बताता हूँ कैसे। उन्होंने दिखाया कि आपको अगर कोई कानून पसंद नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन पसंद नहीं है, तो आप सड़क पर उतरे, सड़कें जाम करें, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ें, रेड फोर्ट पे दंगे करें, प्राइम मिनिस्टर को इंदिरा गांधी की तरह मारने की बात करें, भिंद्रन वाले जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट करें और गवर्नमेंट एक्शन लेने के बजाय ना सिर्फ कानून वापस लेगी बल्कि मोदी जी तो किसान भाइयों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगेंगे। आप बेसिकली भारत के सारे दंगाइयों, सारे आंदोलन जीवियों को सिग्नल दे रहे हो कि अगर आप पर्याप्त समय तक प्रोटेस्ट करते हो तो शायद गवर्नमेंट सरेंडर कर देगी। आज फार्म प्रोटेस्ट, कल क्या तमिल इंडिपेंडेंस, परसों क्या कश्मीरी इंडिपेंडेंस, उसके बाद क्या मणिपुर इंडिपेंडेंस, नागालैंड इंडिपेंडेंस। क्या कोई चांस है कि गवर्नमेंट इन पर भी घुटने टेके? प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि अनरीजनेबल लोगों से समझौता करेंगे तो वो अनरीजनेबल लोग दोबारा पलटकर आपकी ही पीठ में छुरा फोकेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इस रिस्पॉन्स से उनकी और उनकी गवर्नमेंट की रेपुटेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या इस आंदोलन से 2024 की इलेक्शन पर और उसके रिजल्ट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है? आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट पर क्या 2021 की तरह ही रिस्पॉन्ड करेगी या डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगी? और आपके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी फार्म प्रोटेस्ट के बारे में अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक कर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड